हेलो, इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समाज से संबंधित कुछ परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को लेकर के आए हैं। कई दिनों से हम लोग समाज से ही पढ़ रहे हैं। आज उसी में से कुछ शब्दों को, कुछ पदों को हमने इकट्ठा किया है और उन सब के समास के नाम और विग्रह हमें बताना है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये वो पद होंगे जो कि किसी न किसी परीक्षा में जरूर आते होंगे। कोई कंपटीशन हो या कोई अपने क्लास की परीक्षा हो, उन सभी में जब समास विग्रह करने के लिए आता है तो मैं जो शब्द लाई हूँ, जो पद लाई हूँ, वह जरूर कहीं न कहीं आपको मिलेंगे। इसलिए आप लोग इन सब को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में आने वाले पद हैं। देखते हैं अगले पृष्ठ पर। निम्नांकित पदों का समास विग्रह करें एवं समास का नाम बताएं। अब जितने भी पद हैं, बहुत सारे पद हैं, इनका पहले तो हम समास विग्रह करेंगे, फिर इनके समास का नाम बताएंगे। क्योंकि हम लोग पिछले कई वीडियो में समास पर चर्चा कर चुके हैं, समास को आप लोग पढ़ चुके हैं। अब उन सभी समासों में से ही इन पदों को चुन करके हमने रखा है। आप लोग ध्यान से देखिए। पहला है राजादेशः। कि राजादेशः कौन सा समास है? सचित्रम यथालेखम निर्विघ्नं प्रतिदिनं यथाशक्ति उत्कृष्टं धनहीनः पाठशाला देशभक्तिः पदमुक्तः क्रीडाक्षेत्रम् अनीश्वरः रणवीरः अद्वितीयः अस्वस्थः गंगाजलं शरणागतः अनुरूपं व्यासरचितं चौर्भितः। आप लोग इन पदों को जब पढ़े होंगे अभी अभी, तो ऐसा लगा होगा कि कहीं न कहीं इनका नाम हम जरूर सुने होंगे, कहीं न कहीं ये पद जरूर हम देखे हैं, यानी किसी न किसी पेपर में यह जरूर आया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। ये किसी न किसी परीक्षा में जरूर आ ही जाते हैं। आइए हम लोग अब इनका विग्रह देखते हैं और इनके नाम बताते हैं। देखिए, ये समासिक पद हैं इधर, और यहाँ विग्रह है, और ये समास के नाम है, यानी कौन से समास है। इस तरह से हम देखते हैं। पहले देखते हैं राजादेशः। पद है राजादेशः। अगर आपके पेपर में कहीं भी मिल जाए राजादेशः शब्द और आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन सा समास है, आप झट से कहिए कि यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब कैसे, क्यों, ये सारी बातें आप षष्ठी तत्पुरुष समास में समझ चुके हैं कि कैसे षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है। ये सारी बातें आप लोग समझ चुके हैं। और नहीं भी समझे हैं तो आप षष्ठी तत्पुरुष समास वाला वीडियो खोल करके देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा सा बता दे रही हूं कि राजादेशः षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्यों है? क्योंकि राजादेशः का हिंदी होगा राजा का आदेश। इसका मतलब निकलेगा राजा का आदेश। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि संस्कृत में जब समास विग्रह करना होता है तो सबसे पहले हम उसके हिंदी पे जाते हैं
कि इस शब्द का हिंदी क्या होगा, यानी राजा देश का हिंदी क्या होगा। तो राजा देशा जो है उसका मतलब यही हुआ कि राजा का आदेश। अब यहाँ पर राजा का आदेश कैसे, राजा प्लस आदेश, राजा का आदेश ऐसा हो जाता है। जब का चिन्ह आ गया तो संबंध का चिन्ह है, यानी संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी विभक्ति आ गया तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा ही। हालांकि हर जगह षष्ठी विभक्ति जहां है वहां षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं हो जाएगा। जब तत्पुरुष समास रहेगा और उसमें षष्ठी विभक्ति रहेगी तभी वह षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो यहाँ पर यह षष्ठी तत्पुरुष समास इसलिए कहलाया है क्योंकि यह राजा देश जो है यह तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास है तो कैसे है, इस पर हम अभी थोड़ा सा प्रकाश डाली दे रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर आदेश शब्द आया है और यहाँ राज्ञ षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, राजन शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो हमारा फोकस जा रहा है आदेश पर। यहाँ राजा नहीं है, यहाँ राजा दिखाई नहीं दे रहे हैं, राजा हैं कि नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन हम उनके आदेश की बात कर रहे हैं कि ये राजा का आदेश है। यानी प्राथमिकता बाद वाले पद के अर्थ की है। प्राथमिकता किसकी है, बाद वाले पद के अर्थ की है। और जब बाद वाले पद के अर्थ की प्राथमिकता होती है तब जो है तत्पुरुष समास होता है। तो इस तरह से यह राजा देश तत्पुरुष समास है। और चूंकि इसके पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति आ गई है इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे हम लोग चलते हैं सचित्रम। ध्यान से देखिए, सचित्रम। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि स उपसर्ग है और सचित्रम का मतलब हुआ चित्र के साथ। क्या हुआ, चित्र के साथ। तो प्राथमिकता स के अर्थ की ही बन रही है। प्राथमिकता किसकी बन रही है, स के अर्थ की ही बन रही है। और एक और चीज इसमें दिखाई दे रहा है कि ये पूरा पद नपुंसकलिंग एक वचन में है। यानी ये सारा लक्षण किसका है, अव्ययी भाव समास का है। इस तरह यह क्या है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पहला पद अव्यय है और उसी के अर्थ की प्राथमिकता है। तो जैसा कि इसका नाम ही है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होगा ही। और दूसरा इसका काम है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। क्या है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, यानी जिसमें पहले पद के अर्थ की प्राथमिकता होती है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसमें स जो आया है पहला पद इसी के अर्थ की प्राथमिकता है। इस तरह यह अव्ययी भाव समास है। और तीसरा लक्षण दिखाई दे रहा है कि पूरा पद जो है नपुंसकलिंग एक वचन में है। अव्ययी भाव समास की यह भी पहचान है कि पूरा पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। तो ये सारे लक्षण से हम यहीं पर पकड़ लिए कि ये जो है क्या है, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब इसका विग्रह क्या है, तो चित्र के साथ, चित्र के सहित। तो साथ के अर्थ में, सहित के अर्थ में तृतीया विभक्ति ही होती है। जहां साथ का योग हो, जहां सहित का योग हो, वहां पर तृतीया विभक्ति ही होती है। इसलिए चित्रेण सहितम ऐसा इसका विग्रह हुआ। चित्रेण सहितम, चित्रेण में तृतीया विभक्ति लगी हुई है और सहितम शब्द आया है। चित्रेण सहितम, सहितम अव्यय शब्द है। आप लोग इसको समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यथा लेखम,
यथा लेखम, यानी लेख के अनुसार, जैसा लिखा गया है उसके अनुसार, यथा लेखम। अब यहां भी हम लोग देखते हैं कि प्राथमिकता किसकी है? यथा की। प्राथमिकता किसकी है? यथा की। और यथा क्या है? यथा एक अव्यय शब्द है। यथा क्या है? यथा एक अव्यय शब्द है। इस तरह से यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और तीसरा चीज भी इसमें देखने को मिल रहा है कि पूरा पद नपुंसकलिंग एक वचन में है, यानी पहला पद अव्यय है, पहले पद के अर्थ की प्राथमिकता है, पूरा पद नपुंसकलिंग एक वचन में है। ये सारा चीज हमें संकेत कर रहा है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब इसका विग्रह कैसे होगा? आइए देखते हैं इसका विग्रह। देखिए आगे, लेखम अंतिक्रम्य इति, यानी लेख के अनुसार, लेख के अनुसार। आगे चलते हम लोग, निर्विघ्नम। ध्यान दीजिए, निर्विघ्नम, निर आया है, निर उपसर्ग लगा हुआ है। जब निर आ गया और पूरा पद नपुंसकलिंग एक वचन में दिखाई दे रहा है, तब आंख बंद करके आप लोग बोलिए कि अव्ययी भाव समास है। पहला पद अव्यय है, पहले पद के अर्थ की प्राथमिकता है, पूरा पद नपुंसकलिंग एक वचन में। ये सारे चीज इशारा कर रहे हैं कि ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब देखिए इसका विग्रह, विघ्नानाम अभावः इति, विघ्नानाम अभावः इति, विघ्नों का अभाव, विघ्नों का अभाव यानी निर्विघ्न। क्या आदमी कहता है, हे प्रभु आप मेरे कार्य को निर्विघ्न पूरा करो, यानी बिना किसी बाधा के पूरा करो, यानी बाधा का अभाव हो, विघ्नों का अभाव हो, ऐसा वही चीज यहां पर है। तो ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आगे देखिए, यथाशक्ति। यथाशक्ति, शक्ति भर, शक्ति के अनुसार। क्या हम लोग कहते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे, लेकिन मेरी जितनी शक्ति होगी उतनी ही करेंगे, हम इस काम को शक्ति भर ही करेंगे, मेरी जितनी शक्ति है हम उतनी ही करेंगे, यानी शक्ति के अनुसार। अब उसको हम क्या कहते हैं? ये तो जितनी शक्ति है उतनी, या शक्ति के अनुसार, ये विग्रह हो गया हिंदी में। लेकिन यथाशक्ति ये इसका समास हुआ। अब प्राथमिकता किसकी है? यथा की है। प्राथमिकता यहां पर किसकी है? यथा की है। यानी पहले पद के अर्थ की प्राथमिकता है। तो जब पहले पद के अर्थ की प्राथमिकता होती है तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसा कि आप लोग अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं, उसमें यह बताया गया है कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, यानी जिसमें पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यथाशक्ति में पहले पद के अर्थ की ही प्राथमिकता है, यथा की ही प्राथमिकता है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। और इसका विग्रह क्या है देखते हैं। इसका विग्रह देखिए, आगे लिखा हुआ है, शक्तिम अंतिक्रम्येति, शक्ति के अनुसार। यथा शक्ति, यथा शक्ति अव्ययी भाव समास। जब यथाशक्ति लिखा रहेगा तो आप लोग विग्रह इस तरह से कर दीजिएगा, शक्तिम अंतिक्रम्य इति, और समास का नाम बता दीजिएगा अव्ययी भाव समास।
समास को पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। यथा है, निर है, स है, ये सब क्या है? अव्यय पद हैं, उपसर्ग पद हैं, तो इसलिए यह अव्यय भाव समास ही होगा। समास को पहचानने में दिक्कत नहीं है। विग्रह को आप लोग देख लीजिए, इस हिसाब से आप विग्रह कर दीजिएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। उपकृष्णम, उप आया है, उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, और उप का मतलब होता है पास या नजदीक या समीप, सब एक ही बात है। पास कहिए, नजदीक कहिए, समीप कहिए, तो ये समीप के अर्थ में उप आता है। अब यहां पर देखिए कि उपकृष्णम, यहां पर पहला पद क्या है? उपसर्ग है, और पूरा पद क्या है? नपुंसक लिंग एकवचन में है, और प्राथमिकता किसकी है? पहले पद के अर्थ की ही है। यानी साफ पता चल रहा है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसका विग्रह हम कैसे करेंगे? कृष्णस्य समीप, क्योंकि समीप के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर इस पद में जो है षष्ठी विभक्ति लगी है, इसलिए हम इसको षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि समीप अव्यय शब्द है, और समीप के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, इसलिए षष्ठी विभक्ति यहां पर लगाई गई है। और समास होने पर इस समीप का मतलब उप आगे आ जा रहा है। जब आगे आ गया उप और प्राथमिकता इसी की हो गई, तो इस तरह यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण हुआ। हम लोग अगले पृष्ठ पर चलते हैं, आगे देखते हैं, कुछ और उदाहरण है। धनहीन, अब यहां पर ध्यान से देखिए ये कौन सा समास है। इधर पहले ध्यान मत दीजिए, यहां देख लीजिए धनहीन। हालांकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि तृतीया तत्पुरुष समास है, तो अब हम छुपा भी नहीं सकते हैं आप लोगों से कि ये कौन सा समास है। लिख दिए हैं, आप लोग जान गए कि तृतीया तत्पुरुष है, लेकिन जानना यहाँ ये जरूरी है कि ये तत्पुरुष समास है तो कैसे है। हालांकि इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं, यानी आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता देना चाहती हूँ कि हीन, धनहीन, धन की बात तो की गई है, लेकिन बल हीन पर पड़ रहा है, फोकस हीन पर है। धन से हीन, धन से हीन, यानी धन को नहीं बताया जा रहा है कि उसके पास धन है, बल्कि धन से हीन बताया जा रहा है, यानी प्राथमिकता बाद वाले पद के अर्थ की है, इसलिए तत्पुरुष समास है। और चूंकि देखिए यहाँ पर विग्रह कर रहे हैं, तो धन से हीन के लिए धनेन हीन, क्या बना? धनेन हीन। ऐसे भी हिंदी में धन से हीन कहेंगे तो से तृतीया विभक्ति का ही चिन्ह है, और जब पूर्व पद में से आ गया, यानी पूर्व पद में तृतीया विभक्ति आ गया, तो यह जो है तृतीया तत्पुरुष समास ही कहलाएगा। और संस्कृत में हम इसका विग्रह करेंगे धनेन हीन। तृतीया विभक्ति में धन का क्या हो जाएगा? धनेन, तो धनेन हीन। इस तरह यह तृतीया तत्पुरुष समास है। आगे चलते हैं हम लोग। पाठशाला, पाठशाला का नाम आप लोग सुने होंगे, लेकिन अगर पाठशाला का आ जाए समास विग्रह करने के लिए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा समास है, तो आप क्या कहिएगा? सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि पाठशाला, शाला माने होता है घर, शाला माने क्या होता है? घर, और पाठ माने पढ़ना, पढ़ना लिखना, ये यहाँ पर इसकी बात हो रही है। तो पढ़ने का घर या पढ़ने के लिए घर, के लिए निकल रहा है, पढ़ने के लिए घर, पढ़ने के लिए घर, तो पढ़ने के लिए घर यानी पाठशाला। तो हम यहाँ पढ़ते हैं
अभी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ रहा है कि इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि ये पाठशाला है, यानी यह पढ़ने के लिए यह घर है। हम इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? शाला की तरफ, यानी घर की तरफ। जो बाद वाले पद का जो अर्थ निकल रहा है, जो शाला का अर्थ निकल रहा है घर, हम इशारा उसी की तरफ कर रहे हैं, घर की तरफ। तो प्राथमिकता यहाँ बाद वाले पद के अर्थ की हो गई, इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ, इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। और चतुर्थी तत्पुरुष समास है, कैसे? इसलिए कि यह पाठ के लिए घर है, पाठ के लिए यानी पढ़ने के लिए घर है। यह के लिए आ गया, यानी के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति ही होती है, यानी जिसके लिए कोई चीज है या जिसको कोई चीज दिया जा रहा है, इन सब चीजों में चतुर्थी विभक्ति ही होती है कारक सूत्रों के अनुसार। तब यहाँ के लिए आ रहा है, अब के लिए की चतुर्थी विभक्ति होगी। यहाँ यानी यहाँ के लिए अर्थ निकल रहा है, तो के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होगी, इसलिए पाठाय क्या हो गया? पाठाय शाला, पाठाय शाला यानी पाठशाला, यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ। अगला है देशभक्ति। देशभक्ति, यहां भी देखिए देश की बात तो की गई है, लेकिन बल हमारा, फोकस हमारा भक्ति पर है। देश क्या? तो देशभक्ति, यानी जिसमें देशभक्ति हो, जिसमें देश के लिए भक्ति हो, जिसमें देश के लिए भक्ति हो, तब बल भक्ति पर पड़ रहा है, फोकस बाद वाले पद पर है, इस तरह तत्पुरुष समास है। और जब के लिए आ गए बीच में, तो यह चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है, यानी संप्रदान का चिन्ह है। तो अब यहाँ पर देखिए देशाय चतुर्थी विभक्ति में है, देशाय चतुर्थी विभक्ति में है। अब जब पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति हो गई और बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता है, तो यह चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला उदाहरण है पद मुक्तः। पद मुक्तः, यहां पर भी आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि पद मुक्तः में मुक्तः पद की प्रधानता है, यानी वह पद से मुक्त हो गया, पद से मुक्त हो गया। अब यहाँ पर पद की बात नहीं है, यहाँ पर पद से मुक्त की बात है। यहाँ पर प्राथमिकता किसकी है? मुक्त की है, इसलिए यह भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो अब कौन सा तत्पुरुष समास है? पंचमी तत्पुरुष समास है। कैसे? तो मुक्त के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, ऐसा हमारा कारक सूत्र बताता है, ऐसा कारक का नियम है कि जहां मुक्त शब्द आ जाए वहां पंचमी विभक्ति ही होती है। तो यहां पर मुक्त शब्द आया है, तो इसके योग में जो है पंचमी विभक्ति होगी, यानी पदात् मुक्तः। क्या बन गया? यहां पर देखिए पदात् मुक्तः, पद से मुक्त, पद से मुक्त, पद से हटाया जा रहा है, अलगाव का अर्थ हो रहा है। यहाँ पर अलगाव का अर्थ हो रहा है, पद से हटाया जा रहा है, इसलिए यह पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे देखिए क्रीड़ा क्षेत्रम। क्रीड़ा क्षेत्रम, अब देखिए क्रीड़ा खेल, क्रीड़ा माने क्या होता है? खेल। क्षेत्रम मैदान, क्रीड़ा क्षेत्रम यानी खेल का मैदान, खेल का मैदान। खेल यहाँ पर अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम खेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर खेल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि खेल का मैदान है। हम इशारा मैदान की तरफ कर रहे हैं, हम इशारा क्षेत्र की तरफ कर रहे हैं।
कहीं आप लोग जाते हैं खेल के मैदान में, आप ये कहते हैं कि ये खेल का मैदान है, यहाँ पे खेल होता है। यार कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि यह फला व्यक्ति का घर है, तो फला व्यक्ति को नहीं दिखाते हैं आप, बल्कि उसके घर को दिखाते हैं। उसी तरह यहाँ पर आप खेल को नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि खेल का जो जगह है उसको दिखा रहे हैं। तो प्राथमिकता उस जगह की है, न कि खेल की। तो प्राथमिकता बाद वाले पद यानी क्षेत्रम की हो गई। प्राथमिकता किसकी हो गई? क्षेत्रम की। इस तरह यह तत्पुरुष समास हुआ। और षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ कैसे? तो खेल का मैदान, चिन्ह में का आ रहा है, चिन्ह में का आ रहा है, यानी संबंध का चिन्ह आ रहा है। जब संबंध का चिन्ह आ रहा है तब वह क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति इसमें लग जाएगी। क्रीड़ायः, क्या हो गया? क्रीड़ायः क्षेत्रम, क्रीड़ा क्षेत्र। जैसा कि नियम है कि विग्रह होने पर विभक्ति दिखाई देने लगती है और पद अलग अलग हो जाते हैं, तो वैसा ही हुआ है। यहाँ समास है और यहाँ विग्रह है। विग्रह में विभक्ति दिखाई दे रही है, पद अलग अलग हो गए हैं। यहाँ समास हुआ है तो यहाँ पर विभक्ति छुप गई है और पद एक हो गए हैं। यानी क्रीड़ा क्षेत्रम अगर कहीं भी लिखा रहेगा, किसी भी परीक्षा में, किसी भी पेपर में कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि क्रीड़ा क्षेत्रम कौन सा समास है, आप झट से कह दीजिए कि षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगर आपको संस्कृत में विग्रह करने में परेशानी होती है तो पहले उसका हिंदी कर लीजिए, पहले हिंदी में उसका विग्रह कर लीजिए, फिर उसका संस्कृत बना दीजिए। यानी खेल का मैदान, जब खेल का मैदान आप बोल रहे हैं तो खेल का मैदान संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा ये भी आप जरूर जानते होंगे अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो षष्ठी विभक्ति लगा देंगे तो खेल का मैदान हो जाएगा, का चिन्ह आ जाएगा, यानी क्रीड़ा या क्षेत्र इस तरह से बना हुआ है। आगे है अनिस्वरः, अनिस्वरः। यहां पर देखिए अ आया है, न अन, यहां पर अन आया है। अनिस्वरः क्या है? अनिस्वरः। एक नियम है कि न जो है अगर कहीं दिखाई दे रहा है न ईश्वर ऐसे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो न का अन बन जाता है कब? जब न के बाद कोई स्वर वर्ण है तब। तो न के बाद स्वर वर्ण है ई, न के बाद स्वर वर्ण क्या है यहाँ पर? ई। तो इस न का क्या बना हुआ है? अन। कब? समास होने पर। यह समासिक पद है, यह समास हुआ है यहाँ पर। तो अनिस्वर यानी हम जान रहे हैं कि न के बदला में हम अन बनाए हैं, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर न दिखाई देगा, न ईश्वरः। अब न जो है किसमें आता है? हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को बता चुके हैं वीडियो के द्वारा। न यानी न्य तत्पुरुष समास। न्य तत्पुरुष समास का ही मतलब है कि न अर्थ बताने वाले को ही हम न्य तत्पुरुष कहते हैं। और इसमें यह होता है कि जब न के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तब उस न का अन बन जाता है, और जब न के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तब उस न का अ बन जाता है। तो यहाँ पर अ नहीं बल्कि अन बना हुआ है। इस तरह यह न्य तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे है रणवीरः। क्या है? रणवीरः यानी रण में वीर। रण में वीर इसका विग्रह होगा। हिंदी में अगर रणवीर लिखा हुआ है और उसका समास विग्रह करने के लिए आपसे कहा जा रहा है तो आप झट से कहिए कि रण में वीर। और जब में चिन्ह आ गया और बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता है रण में वीर,
वीर की प्रधानता है तो यह तत्पुरुष समास है, और में चिन्ह आ गया तो यानी सप्तमी तत्पुरुष समास है। उसी तरह हम संस्कृत में विग्रह किए हैं, रणे वीरः, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह लगाए हैं, रणे वीरः, रणवीरः, सप्तमी तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर देखिए अद्वितीय, आया है यहाँ पे, तो न्य तत्पुरुष समास का नियम है कि नहीं अर्थबोध करने में न के बाद जब कोई व्यंजन आता है तो उसका अ बन जाता है। यहाँ पर व्यंजन आया है, द न के बाद द व्यंजन है तो इसका अ हुआ है। देखिए यहाँ न है और न के बाद द व्यंजन है। अब यहाँ पर क्या बन गया है, समास होने पर अ बन गया है, अद्वितीय। अद्वितीय का समास विग्रह करने के लिए आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है यह, बहुत ही महत्वपूर्ण जो यह शब्द है, कहीं न कहीं जरूर आ जाता है। कोई पूछता है आपसे कि अद्वितीय का समास विग्रह क्या होगा, अब झट से कहिए कि न्य तत्पुरुष समास है। यह न्य तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा न द्वितीय। फट से समास का नाम भी बता दीजिए और विग्रह भी कर दीजिए। उसी तरह से है अस्वस्थम, न स्वस्थम। अस्वस्थम का कोई भी समास विग्रह पूछता है, झट से कह दीजिए न स्वस्थम, यानी जो स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, नहीं बोध हो रहा है, नहीं बोध हो रहा है, न्य तत्पुरुष समास। और न के बाद चूंकि स जो है व्यंजन है इसलिए अ होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, अ हो गया है। इस तरह आप पकड़ ले रहे हैं कि ये कौन सा समास है और कैसे इसका विग्रह हुआ है। आगे चलते हैं, कुछ और उदाहरण है उसको देखते हैं। आगे देखिए, गंगा जलम, यानी हम कह रहे हैं कि गंगा जलम। कोई आपसे पूछता है, कहीं भी पेपर में दिया हुआ है कि गंगा जलम कौन सा समास है, आप झट से कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास है। कैसे? देखिए, जलम की प्राथमिकता है। क्यों? गंगा जलम, यहां पर हम गंगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम जल की बात कर रहे हैं। किसी को भी हम दिखा रहे हैं, कहीं भी जल है, हम उसी को कह रहे हैं कि यह गंगा का जल है या गंगा जल है। या गंगा पूरी नदी यहाँ आई है कि नहीं आई है ये हमें पता नहीं, लेकिन हम अगर चम्मच में भी जल है, लोटे में भी जल है, थोड़ा सा भी जल है, कहीं भी जल है, तो हम उसको यही कह रहे हैं कि यह गंगा का जल है। ठीक है। अब इस तरह से हम ये जान लेते हैं कि यह तत्पुरुष समास है क्योंकि बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता है। लेकिन इसका हिंदी गंगा जलम का हिंदी होगा गंगा जल, और गंगा जल का समास विग्रह होगा गंगा का जल। गंगा का जल, चिन्ह में का आ रहा है, क्या आ जा रहा है चिन्ह में? का। तो जब का आ गया तो हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। यहां लगाए हैं गंगाया, क्या लगाए? गंगा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा दिए तो गंगाया बना, गंगाया जलम। तो पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनु शब्द आ गया, पहले अनु आ गया, उपसर्ग आ गया, और इसी के अर्थ की प्राथमिकता है। इस तरह यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। पूर्व पद अव्यय है, पूर्व पद के अर्थ की प्राथमिकता है, इस तरह यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। व्यास रचितम, व्यासेन रचितम, यहां बात व्यास की नहीं, व्यास द्वारा जो भी रचित है, यानी जो उनकी रचना है उसकी बात की जा रही है, यानी प्राथमिकता बाद वाले पद के अर्थ की है। इस तरह यह तत्पुरुष समास है, और चूंकि पूर्व पद में तृतीया व्यक्ति लगी हुई आप लोग देख रहे हैं व्यासेन, इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चौरभीतः, चौरात भीतः, चौरभीतः, चौरात भीतः। देखिए यहां भी यह भीतः
भीतः शब्द के अर्थ की प्राथमिकता है, यानी जो डरा हुआ है। चोर यहाँ है कि नहीं है, भाग गया कि है, ये पता नहीं है, लेकिन जो डरा हुआ है वह हमारे सामने है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि वह चोर से डरा हुआ है। अब हम डरे हुए को इशारा कर रहे हैं, या नहीं भी है सामने तो हम डरे हुए की बात कर रहे हैं, हम चोर की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जो चोर से डरा हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो प्राथमिकता भीतः की हो गई, प्राथमिकता बाद वाले पद के अर्थ की हो गई। इस तरह यह तत्पुरुष समास है। और चूंकि इसके पहले पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, भीतः के अर्थ में जो है पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी भयेर सूत्र के अनुसार जो है इसमें पंचमी विभक्ति हो गई चौरात, चौरात भीतः। तो इस तरह इसके पूर्व पद में पंचमी विभक्ति है और बाद वाले पद के अर्थ की प्राथमिकता है। इस तरह पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इस प्रकार आप लोग कुछ महत्वपूर्ण पदों के समास विग्रह और उनके समासों के नाम आप जाने। आगे और कुछ पढ़ाएंगे, अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।